हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज मेरे साथ है मेरी एक स्टूडेंट जिनका नाम है आयुषी। इनका सिलेक्शन हुआ इस बार आईआईएससी में फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी। आज अपना एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाहती हैं हमारे साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बंसल बायोलॉजी आयुषी। थैंक यू मैम। सो आयुषी, शुरुआत करने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ से अपने अपने बीएससी किए, ये सब जरा अपने बारे में बताइए। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और मैंने मेरा बैचलर्स बायोसाइंस में किया है फ्रॉम महारानी कॉलेज जयपुर। सो आयुषी, तुमने गैट भी क्लियर किया, आईआईटी जैम भी क्लियर किया है, तो उसमें आपकी रैंक कितनी थी? आईआईटी में मैम मेरी रैंक 62 थी और गैट में मेरी रैंक 34 थी। और मैंने आईएससी इन पीएचडी का इंटरव्यू क्वालिफाई किया है और प्रेजेंटली मैं इन पीएचडी आईएससी मतलब इन पीएचडी कोर्स कर रही हूँ आईएससी में। इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स जो है परस्यू कर रही हैं आईआईएससी में। वेरी गुड आयुषी। सो सबसे पहले आयुषी, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको पता कैसे चला था कि आईआईटी जैम गेट भी जैसे भी एग्जाम इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं? मैम ऑनेस्टली बोलूँ तो एक दिन मैं गूगल पे बैठ के सर्च कर रही थी कि एनी एग्जाम्स फॉर बीएससी बायोसाइंस। तो हम्म। उसमें मुझे आईआईटी जैम का ऑप्शन दिखा कि यू कैन गो फॉर आईआईटी जैम फॉर हायर एजुकेशन। तो फिर मुझे वो ठीक लगा काफी कि उसका सिलेबस वगैरह मेरे मतलब जो मैं पढ़ रही थी वही था। तो मैंने उसका फिर प्रिपरेशन स्टार्ट किया और फिर मुझे धीरे धीरे प्रिपरेशन के टाइम ही पता लगने लगा कि हाँ, इससे हम एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में जाते हैं और हम रिसर्च फील्ड में जाते हैं, इंडस्ट्री फील्ड में जाते हैं। और फिर उसके बाद मुझे आईएससी के बारे में पता लगा कि आईएससी के अंदर मतलब देश में सबसे अच्छी रिसर्च अगर कहीं होती है तो वो आईएससी में होती है। तो फिर धीरे धीरे करके मन करने लग गया कि हाँ, अगर मेरा कहीं सिलेक्शन होता है तो अच्छी जगह ही हो। तो एक ड्रीम बैठने लग गया था कि हाँ, आईएससी में मेरा होना चाहिए। आयुषी, मुझे अभी भी याद है कि तुम इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए नहीं जाना चाहती थी। तुम्हारी प्रेफरेंस जो थी वो एमएससी थी, इंटीग्रेटेड पीएचडी तुम्हारी प्रेफरेंस नहीं थी। लास्ट एडमिशन तक हम बात करते रहे थे, तो फिर फाइनली आपने कहा था कि नहीं मैम, मैंने इंटीग्रेटेड पीएचडी में ले लिया। सो अब क्या वो डिसीजन रिग्रेट होता है? लगता है कि एमएससी में लेना चाहिए था एडमिशन, ऐसा कुछ लगता है? बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन कि मैंने इन पीएचडी कोर्स ज्वाइन किया, क्योंकि एक तो कोर्स का स्ट्रक्चर काफी वेल एग्जीक्यूटेड है, तो हम्म। प्रॉब्लम नहीं होती है। और काफी टाइम से चलता आ रहा है कोर्स, तो वेल डिजाइंड है और सक्सेसफुल कोर्स है काफी। तो शुरू में मुझे ये था कि काफी टाइम देना पड़ेगा इस कोर्स के अंदर, काफी टाइम जाता है एक ही इंस्टीट्यूट के अंदर। पर इतनी सारी एक्टिविटीज होती हैं तो ऐसा नहीं होगा कि हम बस कि 2 साल बाद बोर हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो हो जाएगा। सो तो आयुषी, काफी ठीक लग रहा है मुझे। आईआईएससी के जर्नी पे आने से पहले मैं आपसे आपकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी। तो आपने जो प्रिपरेशन की थी वो किस तरीके से की थी, कैसी आपकी प्रिपरेशन रही थी, उसके बारे में आयुषी बताइए। मैंने एग्जाम के 4 मंथ्स पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। हम्म। और ऑनेस्टली मैंने प्रिपरेशन 3 महीने पहले स्टार्ट करी थी। शुरू में तो थोड़ा टाइम लग गया था कि कोर्स क्या है, सिलेबस क्या है। हम्म। तो सबसे पहली चीज, मैंने कोई भी रेफरेंस बुक फॉलो नहीं की। सिर्फ और सिर्फ मैंने अवंतिका मैम के नोट्स पे ही मैंने नोट्स से ही मैंने एग्जाम दिया है। और मैम के और मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस तक के लिए कोई भी बुक प्रेफर नहीं की थी। हम्म। ओनली जो आप प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चंस कराती थी, केवल वो ही मैंने किए हैं। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। और ये इसके थ्रू ही मेरा सिलेक्शन हुआ। आयुषी, मतलब ओनली एंड ओनली। तुमने 4 महीने में क्लियर किया, ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी कि तुमने 4 महीने पहले ही ज्वाइन किया था। ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी कि प्रिपरेशन तुमने सिर्फ 4 महीने पहले ही शुरू की थी। तो 4 महीने में किस तरीके से तुमने इतनी अच्छी रैंक लेकर आई? और ये बताइए, और उसके अलावा ये भी बताइए कि आपका जो एडमिट कार्ड का इशू हुआ था, वो भी आपका थोड़ा इशू हुआ था, उस दोनों चीजों के बारे में आप बताइए जरा आयुषी। 4 महीने पहले प्रिपरेशन की, मैंने ज्यादा सोचा नहीं कि मुझे ये पढ़ना है, इतनी ये बुक पढ़नी है। आपने जिस चैप्टर से स्टार्ट किया, मैं बस वो ही पढ़ने लग गई। यहाँ तक कि मैंने सिलेबस तक कोई नहीं देखा था कि सिलेबस क्या क्या आ रहा है। आप जो चैप्टर कराती थी उसको मैं करती थी, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते थे आप उसको। और जैसे जैसे इनफैक्ट जनवरी के आसपास भी आप जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वो मेरा पहली बार ही पढ़ रही थी मैं, और वो हाँ। मेरा पहली बार ही हो रहा था और पहली बार ही रिवीजन हो रहा था। हाँ। तो सेम डे रिवाइज और सेम करते करते ही मैंने पूरा कोर्स लिया। और और एडमिट कार्ड वाला इशू बहुत खतरनाक था। मतलब
जनवरी के आसपास हमारा एडमिट कार्ड आ गया था। हम्म, और जनवरी में मैंने देखा कि जो एप्लीकेंट नेम था वो मेरी मम्मी का था, मेरा हम्म, नहीं था। और तो उसपे एप्लीकेंट नेम मेरी मम्मी का लिखा हुआ था। पर मैंने जब मेरा जो करेक्शन टाइम का एप्लीकेशन देखा था उसमें मेरा ही नाम था, तो वो प्रॉब्लम जो हुई थी वो आईआईटी जैम की वेबसाइट्स के थ्रू ही हुई थी। हम्म, तो मैंने वहां पे उनको बहुत मेल किया, उनको बहुत फोन किया, तो उन्होंने बोला कि अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट हम हमारे ऑफिस में बात करेंगे, हायर अथॉरिटी से बात करेंगे। तो ऐसे करते 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 आईआईटी जैम का एग्जाम ही आ गया था। लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक बार जाके आ जाते हैं, क्या पता हो जाए। तो एक्चुअली उन्होंने मेरा जो एडमिट कार्ड था वो वहीं पे मुझे नहीं भेजा था, ताकि उसका मिसयूज ना कर सके कोई भी। तो फिर देने को मिला फाइनली, उम्मीद नहीं थी पर ठीक है, हो गया, एग्जाम देने को मिला था। थोड़ा डिस्टर्ब भी हुई थी इस कारण में कि पढ़ाई करने का कम मन करने लग गया था कि यार पेपर देने को मिलना नहीं है तो क्या ही पढ़ना अब। लेकिन जब सेंटर पे गए तो पता लगा कि हाँ, एग्जाम दे सकती हूँ मैं, तो फिर ठीक है, तो खुशी तुम्हारा मिली कि एग्जाम मैंने दिया। ये मैटर नहीं कर रहा था कि मेरा पेपर कैसा गया है, मुझे इस बात की खुशी हो रही थी कि हाँ, एग्जाम एटलीस्ट देने को मिला। तो तुम्हारा बेसिकली उन्होंने करेक्ट एडमिट कार्ड सेंटर पे ही भेज दिया था, राइट? हाँ। तो मतलब अगर यस। किसी स्टूडेंट के साथ अगले साल भी ये दिक्कत हो तो वो ध्यान रख सकता है कि मतलब ऐसे निराश ना हो, क्योंकि आप मुझे याद है कि एग्जाम के 10-15 दिन तो मतलब पूरी होप्स ही छोड़ दी थी तुमने कि मैम क्या ही फायदा, वैसे होप्स ही हाँ, छोड़ दी थी क्योंकि मुझे तुमने। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था सामने से। हाँ। कोई रिस्पॉन्स यहाँ तक, काफी कॉल मेल्स किए थे हमने पर कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आया था उसके उनकी तरफ से। हम्म। चलिए, सो मतलब 3 महीने में आपने जो है डेडिकेटेडली नोट्स को फॉलो किया, रिवीजन किया और क्वेश्चन प्रैक्टिस बस जो क्लास में होती थी वही किया, उसके अलावा आपने कोई कुछ भी रेफर नहीं किया, और मतलब एक ही तरफ टारगेट रखने की वजह से आई थिंक कि आपने इतना अच्छा रिजल्ट शो किया। सो आयुषी, एक बार जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आईआईएससी तक का जो एडमिशन का सफर है वो कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ा बताओ। अ, उसके बाद आईआईसी एक एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करता है। हम्म, आपको वो फॉर्म फिलअप करना है। आपको आपका जो आईआईटी जैम में आपका क्या स्कोर रहा है, या फिर गेट के थ्रू भी आईएस नहीं वो एमएससी में होता है। हम्म, हम्म, गेट के थ्रू और आईआईटी जैम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है एमएससी प्रोग्राम के अंदर, हम्म, बट केवल और आईआईटी जैम के स्कोर के बेस पे आपको एडमिशन मिलता है इन पीएचडी में। अच्छा। तो इन पीएचडी में अगर एडमिशन लेना है तो आपको टॉप 60 रैंक के अंदर आना होगा, हम्म, मिनिमम। ओके। हाँ। तो मैंने दोनों फॉर्म भरे थे, एमएससी का भी मैंने फॉर्म भरा था और इन पीएचडी का भी भरा था। तो इन पीएचडी के इंटरव्यू के टाइम मेरा कट ऑफ था, तो जो रैंक का कट ऑफ था वो 71 कट ऑफ था। तो 71 रैंक तक के स्टूडेंट्स को उन्होंने अलॉट किया था फॉर द इंटरव्यू। फिर उसके बाद वो एक कॉल लेटर देते हैं, इंटरव्यू कॉल लेटर। फिर आपका एक डेट होता है, उस हिसाब से आपको बेंगलोर आना पड़ता है, इंस्टीट्यूट में आके आपको इंटरव्यू देना होता है। ओके। और इंटरव्यू में हाँ, इंटरव्यू के सामने, इंटरव्यू के अंदर आपके 12 to 13 प्रोफेसर्स का पैनल होता है पूरा। तो वो एक एक पहले तो आपसे आपके फेवरेट टॉपिक्स पूछते हैं, तीन टॉप 3 टॉपिक्स बताओ। तो फिर वो उसके रिगार्डिंग वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच से पूछ लेते हैं और थोड़ा मैथमेटिकल, मैथ्स के बैकग्राउंड से, फिजिक्स से भी। अगर आपका बीएससी इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, केमिस्ट्री से, जैसे मेरा जो बीएससी था वो केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी से था, तो हम्म, मेरे से उन्होंने केमिस्ट्री पूछे थे। और मैथ्स से क्वेश्चंस भी वो पूछते हैं फॉर एप्टीट्यूड देखने के लिए। ओके। सो आयुषा, तुमने तो कहा कि 60 रैंक होनी चाहिए या 71 रैंक होनी चाहिए, इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, 60 रैंक हो या फिर 71 हो? और ये डिपेंड करता है, जैसे पिछले साल बहुत कम रैंक तक ही कट ऑफ था, अच्छा। इस साल थोड़ा ज्यादा गया। अच्छा, इस तो तरह ज्यादा। अगर आपको हाँ, बस कॉन्फिडेंट रहना है तो आपको एक इस मार्जिन तक रैंक लाना चाहिए मेरे अच्छा। अकॉर्डिंग। ओके। बाकी करता रहता है। अच्छा, अच्छा, हाँ, वो तो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर नीचे हर एक एक साल जाता ही रहता है, वो कोई फिक्स्ड नहीं रहता है। सो आयुषा, तुम्हें कुछ याद है क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे तुमसे इंटरव्यू में? काफी टाइम हो गया लेकिन कोशिश करती हूँ याद करने की। हम्म, मेरे से उन्होंने हाँ, मेरे से उन्होंने जो ट्रांसलोकेशन होता है, हम्म, प्रोटीन ट्रांसलोकेशन वो कैसे है, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है हमारी यार मेम्ब्रेन में। और फिर उसके बाद किस तरह से जो सिग्नल्स होते हैं वो किस तरह से पहुंचते हैं, और डिफरेंस क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोटीन ट्रांसलोकेशन में और ईआर के प्रोटीन ट्रांसलोकेशन में, ओके। सिग्नल का क्या रूल होता है दोनों।
उन्होंने मुझे वो डायग्रामेटिकली बनाने का बताया, और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से, उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रोटीन एंटर कैसे करता है, ईआर के अंदर कैसे एंटर कर रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस वेसिकल के फॉर्म में एंटर कर रहा है या फिर कैसे फॉर्म में अच्छा। एंटर कर रहा है। तो उन्होंने मेरे से पूछे थे हाँ, हाँ, हाँ। कि माइटोकॉन्ड्रिया सिलेक्टिवली परमेबल होता है तो वहां पे कैसे एंटर कर रहा है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है। तो वह ऐसे क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे। और उसके बाद उन्होंने मेरे से पूरा पाथवे बनवाया कि फोल्डिंग कैसे होती है, प्रोटीन की फोल्डिंग समझाओ, एसआरपी वाला पार्ट। और उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि प्रोटीन को हम प्रोटीन की इमेजिंग कैसे करेंगे, कि प्रोटीन इधर जा रहा है या फिर इधर जा रहा है। तो फिर उसमें जीएफपी का यूज कर सकते हैं, मेरा आंसर उसके रेफरेंस में पूछा। फिर जीएफपी के बारे में उन्होंने थोड़ी सी मेरे से पूछा कि जीएफपी व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ जीएफपी, किस तरह से हम जीएफपी को में इंड्यूस करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, और किस तरह से वो एक्सप्रेस होता है। तो उसका थोड़ा बहुत मैकेनिज्म मेरे से पूछा। एंड उसके बाद मेरे से केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। फ्लोरोसेंस पूछा गया, व्हाट इज फ्लोरोसेंस, एंड फ्लोरोसेंस का मैकेनिज्म क्या, किस तरह से वेवलेंथ का डिफरेंस होता है फ्लोरोसेंस के केस में, फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क पड़ता है, विल इट चेंज और नॉट, और इमिट लाइट इमिट का प्रोसेस क्या है, कलर क्यों बनता है, ये उन्होंने मेरे से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वगैरह क्वेश्चंस पूछे गए। अच्छा। मेरे से उन्होंने मैथ्स में क्वेश्चंस पूछे। मैथ्स के अंदर उन्होंने मेरे से जीपी क्वेश्चंस पूछे। जीपी में उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं कि if I have given you one orange, then you have divided the orange into half part and you have given to another person, and then another person half, cut the half orange and given to the give to the another person. So what will the total orange used? तो थोड़ा ऐसे प्रैक्टिकली क्वेश्चंस पूछते हैं वो। ओके। तो आपको थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना होगा वहां पे कि हाँ, कि हम इसको इस तरह करेंगे, यहाँ पे जीपी बन रही है। एंड मेरे से कैलकुलस पूछा। कैलकुलस किस तरह से, कैलकुलस के अंदर हम इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, एंड उसको फिर लॉग में कन्वर्ट करवाया, और फिर उसके बाद उसका ग्राफ बनवाया कि ग्राफ कैसे होगा इसका, उसको पूछा। सो ये क्वेश्चन मेरे से मैथ्स में पूछे गए। एंड देन उन्होंने मेरे से कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे कि एक जाइगोट है तो बताओ कि उसके अंदर हर एक टिश्यू जो हो रहा है वो अलग अलग कैसे बन रहा है, हाउ अच्छा। डिफरेंट टिश्यूज आर फॉर्म। जाइगोट सिंगल है बट हाउ टिश्यूज आर डिफरेंट, हाउ डिफरेंट टिश्यूज आर फॉर्म। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उन्होंने मुझे हिंट दिया कि टाइम से रिलेटेड कुछ बताओ कि इसमें टाइम का हिंट कुछ लग रहा हो। तो वहां पे भी आपको थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना होगा, मतलब घबराना नहीं है। मैंने बस टाइम याद आ गई थी मुझे कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑर्गन डेवलप होते हैं। तो वो बस खुश हो गए और बोले जाओ हो गया तुम्हारा इंटरव्यू। तो अच्छा। ऐसे करके आप चिल होके जो मन में आ रहा है आप बोलो, रुको मत। यही पूरा स्ट्रेटेजी है एक इंटरव्यू में। ओके। सो आयुषी, तुम्हारा इंटरव्यू में काफी सारी चीजें मुझे थियोरी बेस्ड लग रही है, काफी सारी चीजें मुझे प्रेजेंस ऑफ माइंड से रिलेटेड लग रही है, कि वो आपका बेसिकली प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना चाहते थे कि किस तरीके से आप टैकल करते हो उस सिचुएशन को। इसके अलावा आयुषी, जो तुमने प्रिपरेशन की थी आईआईटी जैम की, क्या तुम्हें वो भी हेल्प हुई थी इंटरव्यू में? बिल्कुल मैम। मैंने आपका जो प्रोटीन ट्रांसलोकेशन वाला पार्ट था वो मैंने पूरा छाप दिया था बोर्ड पे। अच्छा। तो जो मुझे बनवाया था उसको मेरे को याद था, और मैंने वो बस बोर्ड पे पूरा का पूरा एज इट इज बना दिया। अच्छा। कुछ अच्छा। भी डिफरेंस भी, तो वो बहुत हेल्प किया मुझे। हाँ। नोट्स बहुत हेल्प किए उस वाले केस में। हम्म। और एसडीएस पे का मुझे उन्होंने मेरे से ये भी पूछा था कि प्रोटीन का हम किस तरह से साइज वगैरह कैलकुलेट करेंगे, साइज चार्ज हुआ तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग और एसडीएस पेज का वो जो आपने पढ़ाया था वो भी बहुत काम अरे वाह। आया। और फ्लोरोसेंस का भी पढ़ाया था। सो आयुषी, चलिए ये सारी बातें तो हो गई आपकी प्रिपरेशन इंटरव्यू से रिलेटेड। अब हम चलते हैं आईआईएससी में। सो अब अपने कोर्स वर्क के बारे में बताइए, किस तरीके से आपका जो आईआईएससी का सफर है वो कैसा चल रहा है? आपका मेरे ख्याल से सेमेस्टर 1 होगा, तो वो कैसा चल रहा है, क्या है कोर्स वर्क? पहले तो आप अपने कोर्स वर्क के बारे में बताइए, इंटीग्रेटेड पीएचडी का मतलब क्या होता है, आप क्या कर रहे हो उसमें, ये जरा अच्छे से स्टूडेंट्स को बताइए जिनको आइडिया नहीं है इसका। इन पीएचडी प्रोग्राम के अंदर जॉइंट एमएस पीएचडी प्रोग्राम होता है। आप सेम इंस्टीट्यूट से एमएससी करते हो और उसके बाद आप पीएचडी करते हो सेम इंस्टीट्यूट से। इन पीएचडी में एमएससी जो प्रोग्राम होता है वो 3 इयर्स का प्रोग्राम होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको लैब के अंदर भी काम करना होता है और कोर्स भी करना पड़ता है। सो इनिशियली 64 क्रेडिट्स का एक कोर्स, 64 क्रेडिट्स आपको चाहिए होते हैं पूरे एमएससी के अंदर। सो कुछ क्रेडिट्स होते हैं
जैसे एक कोर्स हुआ तो उसके 3 क्रेडिट्स हुए, दूसरा कोर्स हुआ उसके 2 क्रेडिट्स हुए, तो ऐसे करते करते आपको कोर्सेज करने होते हैं और क्रेडिट्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। इस अगर आपने क्रेडिट्स कंप्लीट नहीं किए तो आप पीएचडी नहीं कर सकते, तो आपको क्रेडिट्स कंप्लीट करना कंपलसरी है। एंड एक एक अच्छी खासी सीजीपी लानी पड़ती है आपको पीएचडी करने के लिए। अगर आपको आईआईएससी से पीएचडी करनी है तो आपको एमएससी के अंदर आपका अच्छा खासा पीएचडी होना, सीजीपी होना चाहिए 7.1 अप्रोक्सीमेटली, ठीक से याद नहीं है बट 7.1 से ऊपर होना चाहिए, इतना मुझे याद है। तो काफी आपका मतलब एमएससी से बहुत कुछ मैटर करता है। एंड फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हम पूरा कोर्स करते हैं, कंपलसरी कोर्सेज होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद हमें लैब रोटेशंस करने पड़ते हैं, लैब रोटेशंस होते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट करने होते हैं, उनमें भी क्रेडिट्स होते हैं कुछ। सो वहां से कुछ क्रेडिट्स कंप्लीट होते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे एमएससी चलती जाती है, आपको कुछ कुछ कोर्सेज आप कर सकते हो और आराम से 64 क्रेडिट्स हो जाते हैं पूरे 3 साल के अंदर। ओके। सो ऐसे करके एमएससी होती है। फिर उसके बाद आप लैब रोटेशन के थ्रू 3 रोटेशंस करने को मिलते हैं। 3 रोटेशंस आप अलग अलग लैब्स के अंदर रोटेट करते हो। वहां पे आपका काम, आप 1 महीने के, एक अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ 2 वीक्स का कुछ एक रोटेशन होता है। वहां पे आपको जाके देखना होता है कि क्या काम हो रहा है, प्रोफेसर्स कैसे हैं, माहौल कैसा है, लैब का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के स्टूडेंट्स कैसे हैं। अगर आपको काम कैसा पसंद आ रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि वहाँ का काम कैसा है, जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है उसको देख के कि यस मैं यहाँ पे आगे काफी अच्छा काम कर सकता हूँ, अपना पीएचडी कर सकता हूँ। सो उसके बेसिस पे फिर आप एक लैब चूज करते हो और फिर आप उसमें पीएचडी करते हो। सो काफी अच्छा प्रोग्राम है ये। सो एमएससी एग्जिट का भी मौके ऑप्शन मिलते होता हैं है हमारे उसमें? को। हाँ जी। एमएससी एग्जिट का भी ऑप्शन होता है? हाँ, एमएससी एग्जिट का भी एक ऑप्शन होता है, पर वो 3 इयर्स का, 3 इयर्स के बाद ही आप लीव कर सकते हो कोर्स को। Okay. आपको 3 इयर्स कंप्लीट करने के बाद ही आपको एमएससी का डिग्री मिलेगा और आप उसके बाद एग्जिट एग्जिट कर सकते हो। और आपको स्टाइफंड भी मिलता है आईएएससी में? यस मैम, स्टाइपेंड मिल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 16,000 मिल रहा है इनिशियल। एंड पीएचडी के टाइम वो पीएचडी के हिसाब का जो स्टाइपेंड होता है वो मिलता है। पीएचडी, और आपको क्या सीएसआर क्लियर करना होता है या फिर बस ये क्रेडिट्स मेंटेन करना होता है और ये जो आप सीजीपीए बता रहे हो ये मेंटेन करना होता है? सॉरी मैम, वॉइस चला गया था। मैंने आपसे पूछा कि क्या सीएसआईआर भी क्लियर करना पड़ता है क्या एमएससी के बाद, या फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो पीएचडी? कंटिन्यू कर सकते हैं। सीएसआईआर का हम्म। जरूरी नहीं है, तो एक ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ, सीएसआईआर का जरूरी नहीं है। क्यों ना सीएसआईआर मतलब नहीं। प्रोफेसर्स हम्म। प्रोफेसर्स रिकमेंड करते हैं कि आपको ऐसे एग्जाम्स देने चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स, हम्म। ताकि आपका खुद का एक स्टाइपेंड आपको मिले। बाकी अ, अगर आप लैब के अंदर, कभी कभार क्या होता है कि आप इन पीएचडी हो और मैम प्रोफेसर के पास वैकेंसी नहीं है कि नहीं हम नहीं रख सकते, बट आपको इतना मन है कि आप उस लैब में ही काम करना चाहते हो, पर वो आपको स्टाइपेंड नहीं दे सकता क्योंकि आप 5 से ज्यादा पीएचडी स्टूडेंट्स नहीं रख सकते हो एक लैब के अंदर। हम्म। तो उस केस में आपका अगर खुद का एक सीएसआईआर के थ्रू आपका स्टाइफंड होगा तो आप उस लैब के अंदर आप इजीली काम कर सकते हो, क्योंकि एक ही स्कॉलरशिप ले सकते हैं हम। या ऑब्वियस। तो वो इंस्टीट्यूट देगा या फिर हम सीएसआई से कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स के थ्रू जो हम मिलती है। तो इफ इफ यू डोंट वांट टू टेक कॉलेज स्कॉलरशिप, देन यू कैन प्रेफर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स। सो खुद का एक स्कॉलरशिप होना चाहिए, तो ये प्रोफेसर ने बोला है कि कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स देना इंपॉर्टेंट है। पर ये बहुत, मेरे को लग रहा है कि ये बहुत अच्छी चीज है। दो चीजें मुझे बड़ी अच्छी लग रही है इनके बारे में। सबसे पहली बात तो लैब रोटेशन, कि आपको यस। आइडिया हो जाता है कि कौन सी क्या लैब है। अब कोई बाहर से सीएसआर क्लियर करके हम्म। आता है, उसको पता ही नहीं आईएएससी का यस। एग्जैक्टली क्या है, पर आपको तो अच्छे से पता चल रहा है। सबसे पहली बात। दूसरी चीज कि सीएसआर बाय चांस स्टूडेंट्स का नहीं क्लियर हो पाता, तो फिर भी ऐसे नहीं है कि आपको यस। मिलेगा ही नहीं, आपको कंटिन्यू आप कर सकते हो। और उसके अलावा तीसरी चीज एक और बिल्कुल। मुझे पॉजिटिव बेनिफिट ये दिखा एमएससी के दौरान, 16,000 जो स्टाइफंड है, ये भी बहुत अच्छा खासा अमाउंट है एमएससी के स्टूडेंट के हिसाब से। सो ये तीन चीजें हम्म। काफी अच्छी है इंटीग्रेटेड पीएचडी की। सो आयुषी, अभी तक तुमने लैब रोटेशन ज्वाइन किया या अभी तुम्हारा होगा फ्यूचर में? फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज हमारे को कंप्लीट करने होते हैं, सेकेंड सेमेस्टर से लैब रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। सो आई गेस जनवरी के बाद लैब रोटेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और तुम्हें अपने चॉइस की कोई 3 लैब्स चूज करनी होती है, राइट? यस। हाँ, हमारे को हमारी जो भी सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि आप कोई से भी डिपार्टमेंट में जाके लैब रोटेशन कर सकते हो। इफ यू वांट टू गो इन बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, स्ट्रक्चर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी,
तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाके रोटेशन कर सकते हो। तो आपको बहुत आइडिया हो जाता है कि हाँ, मुझे किस डिपार्टमेंट में किस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है। तो ये भी बहुत एक एडवांटेजियस बात है इसकी। हाँ, हाँ, हाँ। और इसके अलावा आयुषी, अभी तक जो तुम्हारा कोर्स वर्क चल रहा है उसमें लेक्चर्स और जो नॉर्मल लैब वर्क होता है वो किस तरीके से लग रहा है, वो कैसा है आईआईएससी में? लैब वर्क का तो भी मुझे इतना आइडिया नहीं है, अच्छा। क्योंकि अभी हमारा लैब से रिलेटेड कोई काम नहीं है। अच्छा। कोर्स वर्क नॉर्मल क्लासेस होती हैं। एक सुबह पहले एक 1 आवर 2 आवर की क्लासेस होती हैं, उसमें लेक्चर्स होते हैं। और अपना प्रेजेंटेशन के थ्रू टीचर्स प्रोफेसर्स हमें इंटरेक्शन होता है, मतलब कुछ थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच से हमें पढ़ाया जाता है कि अगर ये प्रॉब्लम है, इस प्रोटीन को हमें डिटेक्ट करना है, तो किस टेक्निक्स का हम यूज कर सकते हैं, क्या टेक्निक हम फॉलो कर सकते हैं। अगर गलती से ये कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम किस तरह से उसे सॉल्व करेंगे। तो ओके। थ्योरी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसे एक आइडिया मिल रहा है कि यस, कि अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है हमारे साथ प्रैक्टिकल करते टाइम, तो हम इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके। थोड़ा एक हमारा जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है वो भी थोड़ा इनहेंस हो रहा है कोर्सेज के थ्रू। ओके। तो काफी अच्छा है ये भी। सो मतलब बेसिकली थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कैसे करें, क्योंकि मुझे आपकी बातें सुन के मुझे ऐसे सीएसआर के कुछ क्वेश्चंस याद आ रहे हैं। सीएसआर में भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि एक स्टूडेंट है, वो ऐसे हम्म। एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसने एक गलती कर दी, बताओ अब यस। कैसे वो ठीक करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन सीएसआईआर में भी आते हैं। तो मतलब इसी तरीके से आपको पढ़ाया भी जा रहा है, तो आप लोगों के लिए और इजी भी हो जाएगा सीएसआर क्लियर करना, क्योंकि आप वो चीजें पढ़ रहे हो। सो इसके अलावा आयुषी, मुझे आपसे पूछना था कि ये सब तो बातें हो गई पढ़ाई की, उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर कैसा है आईआईएससी का? एक्स्ट्रा करिकुलर कैसा है, टॉक्स कैसी होती है आईआईएससी में, और इन सब चीजों के लिए आपको समय मिलता है क्या? हाँ, इन पीएचडी में एक ये भी बहुत फायदेमंद चीज है कि केवल सुबह पहले क्लास होता है, हाँ। बाकी टाइम आपका पूरा आपका टाइम है। अच्छा। तो अभी जैसे कि थोड़ा फेस्ट वगैरह भी हो रहे हैं अभी। अभी 1 हफ्ते पहले ही फेस्ट हुआ था। हम्म। तो काफी मजा आया उसमें भी। काफी फेस्टिवल, सारे बहुत सारे फेस्टिवल्स को इतना ढंग से मनाया जाता है कि ऐसा लगता है कि हम हमारे घर के पास में ही है। अभी दुर्गा पूजा पूरा अभी दुर्गा पूजा का पूरा फेस्टिवल चल रहा है, एंड दशहरा का आज लास्ट दिन है, तो वो भी पूरा गणेश चतुर्थी ढंग से मनाया गया काफी। एंड जन्माष्टमी में हांडी महोत्सव, ये सब कुछ हो रहा है। एंड उसके साथ साथ काफी सारी चीजें, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। एक रेप्सोडी इवेंट था पूरा, उसमें फेस्ट फेस्ट ही मान सकते हैं, तो उसमें कॉम्पिटिशन्स थे काफी सारे। अच्छा। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स फेस्ट भी होता है, स्पोर्ट्स इवेंट भी होते हैं। तो काफी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में काफी अच्छा है यहाँ पे। काफी कुछ अपॉर्चुनिटीज, आप कुछ भी कर सकते हो। आपको डांस करना है, आपको गेम खेलना है, या फिर आपको स्विमिंग, एनीथिंग दैट यू वांट टू डू यू कैन डू वेयर। ओह नाइस। सो आयुषी, अगर तुम अपने बीएससी के डेज को आईएएससी के डेज के साथ थोड़ा कंपेयर करो, तो कुछ कंपैरिजन तुम कर सकती हो, कुछ डिफरेंस बता सकती हो, क्या डिफरेंस लग रहा है? अभी तो खैर तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं हुआ आईएएससी में, स्टिल फिर भी अगर तुम्हें कुछ डिफरेंस लग रहे हो तो। टू बी ऑनेस्ट, मैं बीएससी से कंपेयर नहीं कर सकती हूँ आईएससी को, क्योंकि मैंने बीएससी में कुछ भी नहीं किया था। हम्म। इनफैक्ट हमारे क्लासेस भी नहीं होती थी, एंड कभी भी प्रैक्टिकल, कभी भी लैब में भी कभी काम नहीं किया बीएससी के टाइम। हमारा थोड़ा राजस्थान में प्रॉब्लम है कि बीएससी को इतना नहीं करते हैं लोग, वैल्यू नहीं देते हैं। सो बीएससी में मैंने कुछ भी नहीं किया था, कोई कॉलेज लाइफ नहीं थी। इनफैक्ट मैं कॉलेज भी नहीं जाती थी इस चक्कर में, क्योंकि क्लास भी नहीं होती थी। हम्म। तो कंपैरिजन तो नहीं बोलूंगी, कोई कंपैरिजन एक्चुअली है ही नहीं। और यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, मतलब पहली बार अगर मैं कॉलेज लाइफ जी रही हूँ तो मैं वो आईएससी में जी रही हूँ। उससे पहले मैंने अभी तक कोई कॉलेज लाइफ नहीं जी थी। तो मतलब एक अच्छा डिसीजन है तुम्हारा आईआईटी जैम के थ्रू, वो तुमने जो वेबसाइट पे सर्च किया था उसने मतलब एक तरीके से, वो कहते हैं ना, एक टर्निंग पॉइंट, तुम्हारा पूरा जीवन ही बदल दिया, बस एक सर्च करना। तुमने सर्च किया, आईआईटी जैम की प्रिपरेशन की, और टर्न हो गया पूरा। थोड़ा सा लक को भी थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि आप जैसा टीचर मिला मुझे। अगर आप नहीं होते तो शायद मुश्किल होता, टू बी ऑनेस्ट बहुत मुश्किल होता। हम्म। क्योंकि एक तो आपके साथ जो मैंने चली, आप जो चैप्टर्स पढ़ाती थी बस उसको मैं रिवाइज करती थी। हम्म। और मुझे उसके अलावा कुछ भी दूसरा बुक नहीं देखना पड़ता था, क्योंकि मुझे समझ में आ जाता था। और इतना कम है, और कम में भी इतना सारा है कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सब क्वेश्चंस, उस पूरे पेपर के क्वेश्चंस वो नोट्स में ही मिल जाते हैं। हम्म। और इतने बड़े भी नोट्स नहीं है कि आपको पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है। तो वो चीज
बहुत अच्छी थी। सबसे अच्छी वही चीज थी कि थैंक यू सो टाइम कम था, और जो पूरा का पूरा मटेरियल था वो भी कम था, पर बहुत इफेक्टिव था। सो आयुषी, इसके अलावा मेरा लास्ट लास्ट क्वेश्चन आपसे यही होगा कि जो स्टूडेंट्स अब हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर बीएससी में हैं और सोच रहे हैं इन एग्जाम्स की तैयारी करने का, तो उनके लिए अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें। अ, उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहूंगी कि एक 1 ईयर का गैप में आप आराम से इजीली क्रैक कर सकते हो, बहुत अच्छी रैंक के साथ आप आईटी जैम एग्जाम दे क्रैक कर सकते हो। मेरा कहीं पे प्रॉब्लम हुआ था, मेरा 10+2 में मैथ्स नहीं था, तो मैंने आईटी जैम के एग्जाम में एक भी मैथ्स का क्वेश्चन नहीं किया था, एक भी क्वेश्चन मैंने मैथ्स का नहीं किया था। तो अगर मैं एक दो क्वेश्चन मैथ्स का करती तो शायद रैंक थोड़ा और बूस्टअप हो जाता। तो और उस चक्कर में मैं आईआईटी बॉम्बे के लिए भी एलिजिबल नहीं हो पाई थी। तो बाय चांस अगर इंटरव्यू में नहीं होता है तो एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जा सकता है। और इस बार तो एक और फायदा हो गया कि आईआईटी रुड़की भी पार्टिसिपेट कर रहा है आईआईटी जैम के एग्जामिनेशन में। तो मैं यही कहूंगी कि थोड़ा 1 साल काफी इनफ है, और नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ रहे हो बहुत ढंग से पढ़ो, उसको पढ़ रहे हो बस उसको ही पढ़ो। ये नहीं कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, जितना है बस उसको पढ़ो। ज्यादा इधर उधर में टाइम वेस्ट नहीं करो अभी प्रेजेंट में, क्योंकि टाइम नहीं है अभी। तो कुछ भी बुक वगैरह अभी छोड़ दो, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस से आप काफी कुछ, आपको जरूरत नहीं होती है बुक की, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू आपको पता लगने लग जाता है कि जो चीज बुक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस में नहीं आता है। तो कभी कभार हम इंटरेस्ट में खो जाते हैं और काफी कुछ पढ़ लेते हैं और पता लगता है कि एग्जाम में ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा है। तो वो अभी के लिए ठीक नहीं होगा। बाकी अच्छी चीज है वो, पर वो अभी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो अभी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री को थोड़ा बहुत टाइम दो, क्योंकि अब टाइम आ चुका है, थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए। केमिस्ट्री के अंदर भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ पढ़ना है, केवल बेसिक बेसिक बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला। फिजिक्स में बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, केवल फॉर्मूले देखने हैं। फॉर्म मैकेनिक्स में छोटा मोटा पार्ट, केवल एक नॉर्मल हमारे को गूगल पे काफी कुछ नॉर्मल फॉर्मूले की शीट्स मिल जाती हैं, तो आप इजीली देख सकते हो वहाँ पे, क्योंकि हमने पढ़ तो रखा ही है, तो इतना दिक्कत नहीं होता है। और ऐसे क्वेश्चंस वो देते नहीं है जिससे हमें बहुत कुछ कैलकुलेट करना पड़ रहा है। बिल्कुल नॉर्मल इजी कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल एक इजी एक फॉर्मूले से आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री में। ओके। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्गेनिक पे थोड़ा बहुत आईयूपीएससी वाला पार्ट है वो, और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो अच्छे से कर लो। बाकी आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके थ्रू आप पूरा केमिस्ट्री आराम से अटेंड कर सकते हो आईटी जैम का। और बायोलॉजी बायोलॉजी स्पेशल पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे उतनी ज्यादा हमारे को सिली मिस्टेक्स पता होने लगेगी। जैम के अंदर मेरी एक सबसे ठीक ये बात थी कि मेरा नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ था, मेरा नेगेटिव कहीं पे भी नहीं था। तो उस चक्कर में मेरा मार्क्स नहीं कम हुआ। मैंने पेपर बहुत कम क्वेश्चंस अटेंड किए थे, पूरे क्वेश्चंस मैंने अटेंड नहीं किए थे, लेकिन जो मैंने अटेंड किए थे वो मेरे सही थे, एक क्वेश्चन नेगेटिव गया था बस। तो और एक और फायदा है कि एमएसक्यू और एमसीक्यू में, एमएसक्यू और एनएटी वाले क्वेश्चंस में हमारा नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आप काफी कुछ मतलब अप्रोच रिस्क ले सकते हो आप उसमें, कि नहीं भी आ रहा है तो कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो। तो वो भी एक फायदेमंद चीज है। पर जो एमसीक्यू है उसमें आपको थोड़ा ढंग से क्वेश्चंस करने, क्योंकि वहां पे नेगेटिव नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि एक नेगेटिव हुआ सीधा 0.25 मार्क्स डिटेक्ट होगा, और 2 मार्क्स वाले में 0.50 मार्क्स डिटेक्ट होगा। तो वो नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। तो इसके थ्रू आप काफी अच्छा मार्क्स ला सकते हो। और एम एमएससी में काफी कट ऑफ जाता है आईआईटी जैम का, तो गेट के थ्रू भी आप एंटर कर सकते हो आईएससी के अंदर। और आईआईटी जैम तो है ही, आईआईटी जैम में भी काफी ठीक ठाक रैंक पे बुलाते हैं वो, 92 91 रैंक तक कट ऑफ जाता है एमएससी का। तो आराम से अगर कम भी आता है तो दिक्कत नहीं है, हो जाएगा कहीं ना कहीं, आराम से हो जाएगा। और फिर उसके बाद गेट भी एग्जाम जैसा तो है ही, तो वहां से भी आपको काफी अच्छे अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। तो डरने वाली जैसे कोई बात नहीं है, तो काफी सारे ऑप्शन है हमारे पास। तो इनफैक्ट मेरा यही था मोटिवेशन कि एडमिट कार्ड का प्रॉब्लम हुआ था, तो मेरे को यही था कि ठीक है अगर नहीं भी होगा तो एक दूसरा एग्जाम है हमारे पास। तो इतना मैं डिमोटिवेट नहीं हुई थी। तो उस कारण गेट बी का एग्जाम मैंने बिना पढ़े दिया और ठीक ठाक रैंक आ गई उसमें भी। तो बिल्कुल चिल रह के हम कर सकते हैं सब कुछ।
सो स्वीट आयुषी, आपने इतनी अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें बताई और मेरे को पूरी उम्मीद है कि स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प रहेगी आपने जिस हिसाब से बताया और मे बी दे विल आल्सो टारगेट आईएएससी। सो थैंक यू सो मच आयुषी जुड़ने के लिए बंसल बायोलॉजी के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग ईयर्स इन आईएएससी। थैंक यू सो मच आयुषी। थैंक यू।